प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 के लिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसके अंतर्गत गतिकी समीकरणों को कैसे ड्राइव किया जाता है, कैसे निगमित किया जाता है, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो गतिकी समीकरणें होती हैं वो 3 समीकरणें आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी हैं। पहली जो समीकरण है वो क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपने ये सब पढ़ी हैं। s इज इक्वल टू जो सेकेंड इक्वेशन है वो है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो तीसरी समीकरण है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके पास गति की जो तीनों समीकरण हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब यहाँ पर v क्या शो कर रहा है? v किस राशि को व्यक्त कर रहा है? अंतिम वेग को, अंतिम वेग को व्यक्त कर रहा है, यानी ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। u प्रारंभिक वेग को, इनिशियल वेलोसिटी, a त्वरण, एक्सीलरेशन जिसे हम कहते हैं, एक्सीलरेशन, ठीक है, और s विस्थापन। कई बार हम s को यहाँ पर दूरी कहते हैं, लेकिन ये क्या है? विस्थापन है। यहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट है गति की इक्वेशंस में, तो ये क्या हो गया आपके पास? डिस्प्लेसमेंट हो गया। और t यहाँ पर क्या है? समय अंतराल है, जब क्या है? a एक्सीलरेशन होता है, ये समय है, और ये क्या है? t टाइम को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास v, u, a, s और t के मीनिंग्स हैं जो यहाँ पर हम यूज करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है कि जो ये गति की जो समीकरणें होती हैं, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, वो यूनिफॉर्म होता है। यानी त्वरण उत्पन्न तो हो रहा है बट दैट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर वेग में जो परिवर्तन है वो समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन जब होगा तभी हम गति की इन समीकरणों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये बात नोटेड है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि a जो है वो क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ठीक है, एक्सीलरेशन है। ठीक, a यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ये बात हमने ध्यान रखनी है कि समान समय अंतराल में कोई भी गति करने वाली जो बॉडी है उसका जो वेग परिवर्तन है वो क्या है? समान है। ठीक है, अब हम इनको 1 बाय 1 इनको ड्राइव करते हैं। तो पहली समीकरण को हम ले लेते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे क्या टर्मिनोलॉजी है इसमें। और आपके पास जो पहली समीकरण है ये है प्रथम समीकरण या फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसका निगमन इसको ड्राइव करते हैं कि ये कैसे आई। ठीक है, और हम यहाँ पर कैलकुलस मेथड को यूज कर रहे हैं, अवकलन विधि को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास इस समीकरण को हमने निगमित करना है। इस पहले समीकरण को निगमित करने के लिए हमारे पास यहाँ पर v और t या u t यानी vt समीकरण है। ये वेग और समय के बीच में जो संबंध है वो त्वरण के लिए भी होता है। तो हमारे पास यहाँ पर कैलकुलस के हिसाब से यहाँ पर हम, आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, हमने एक तात्क्षणिक त्वरण की बात करी थी जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? a से, है ना। हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं? v इज इक्वल टू a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ये हम जानते हैं। a सदिश राशि है और ये क्या है? वेग परिवर्तन की दर के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये जो वेग परिवर्तन है ये यहाँ पर dv बाई dt जहाँ पर हम यूज करते हैं, ये तात्क्षणिक त्वरण है। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस त्वरण है, तात्क्षणिक, तात्कालिक भी जिसको हम कहते हैं त्वरण है। ठीक है, ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। a इज इक्वल टू dv अपॉन dt है, यानी एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? a dt इज इक्वल टू dv। ठीक है, इसको इधर से लिख देते हैं, इट इम्प्लाइज dv इज इक्वल टू a dt। साइड चेंज कर दी मैंने। अब यहाँ पर क्या है?
आपके पास ये जो इक्वेशन है ये अवकल समीकरण है। ये क्या है, डी डी आ रहा है ना, ये क्या है, मैथमेटिकली इसको कहा जाता है, ये कैसी समीकरण है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, इस v का मान याद करने के लिए या ये जो चर राशि है, यहाँ पे चर राशि कौन है, v है और t है, a तो कांस्टेंट है, एक ऐसा है यूनिफॉर्म है। तो इन चर राशियों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलित कर देंगे। समाकलन से क्या होगा, मैथमेटिकली एक टर्म हम यहाँ पर यूज करेंगे। समाकलन करने से क्या होगा कि हमको जो dv में चेंज है वो पूरा चेंज कितना है वो प्राप्त हो जाएगा, dt में जो चेंज है हो रहा है वो हमको पूरा प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 1 बोल दीजिए, इक्वेशन 1 को समाकलित करने। ठीक है, अब देखो समाकलित कैसे करते हैं, ये आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कैसे किया जाता है। इसका जो साइन होता है वो इंटीग्रेशन ये है, ठीक है, s जैसा dv। हमने क्या किया, इस तरफ इंटीग्रेशन लिया तो इस तरफ भी हम क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज और देखनी है कि जो चेंज है v का वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, यानी वेलोसिटी कहाँ से कहाँ बदल रही है, कितने से कितना बदल रही है और टाइम कितना चेंज हो रहा है। तो इसको देखने के लिए हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे पास सपोज कोई बॉडी है, हमारे पास सपोज कोई बॉडी ए से बी तक मूव करती है, इसको समझिए। ठीक है, ए से बी, ए इनिशियल पोजीशन है, बी फाइनल पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक इस बॉडी ने मूव करना है, डिस्प्लेस होना है। तो यहाँ पर सपोज इसका जो प्रारंभिक वेग है, जो वस्तु गति कर रही है उसका प्रारंभिक वेग है u और फाइनल वेलोसिटी जो हो जाती है उसकी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते v, यानी वेग में चेंज हो रहा है। वेग में चेंज हो रहा है तो वहाँ क्या उत्पन्न होगा, त्वरण होगा। दूसरी बात, a से b तक जाने में ये t इज 0, प्रारंभ में जब ये विराम अवस्था में थी तो इसका समय क्या है, t इज 0 हम ले लेंगे। t इज 0 से यहाँ तक पहुँचने में ये t टाइम ले लेती है। सपोज कोई बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम ले लेती है, t टाइम ले लेती है। ठीक है, और a से b तक जाने में सपोज इसने जो डिस्प्लेसमेंट लिया वो s लिया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s ले लिया। ठीक है, यानी a विराम अवस्था से b तक कितना डिस्प्लेसमेंट लिया इसने, s डिस्प्लेसमेंट लिया। तो हमारे पास जो गति की, जो इन वेलोसिटी की जो लिमिट्स होंगी वो क्या आई, u से चेंज हुआ v तक, और टाइम की जो लिमिट्स आई वो क्या आई, 0 से लेकर t। यानी हम ये देखेंगे कि जो टोटल चेंज है v में वो कहाँ से कहाँ तक है, v में जो टोटल चेंज है वो u से लेकर v तक है। अब इसको लिमिट्स को लिखते कैसे, जो इनिशियल होता है ना, लोअर लिमिट होती है वो नीचे आती है और इसको कहते हैं अपर लिमिट। यानी हमने इसको लिमिट में बांध दिया, एक सीमा में बांध दिया कि u से v के बीच में ही ये क्या हुई है, इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। d जो शो कर रहा है वो चेंज इन वेलोसिटी शो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो a तो कांस्टेंट है क्योंकि हम क्या मान रहे हैं कि जो गति की जो समीकरण है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही एप्लीकेबल है। इसका मतलब a है वहाँ लेकिन दैट इज यूनिफॉर्म। इसको हम इस चेंज से बाहर ले लेंगे, इसके से आउटसाइड ले लेंगे और इसकी लिमिट यहाँ पे जो वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है वो कौन है, t। t कितना चेंज हुआ, 0 से t तक, यानी ये लोअर लिमिट हो गई और ये अपर लिमिट हो गई, 0 to t dt। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। बच्चों जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx किसी फंक्शन का 1 है, इसमें यहाँ पर 1 dx है। 1 के साथ जब इसका इंटीग्रेशन किया जाता है तो ये सेल्फ आ जाता है वो वेरिएबल x। सपोज ये ऐसा होता dy तो ये क्या आ जाता y। ठीक है, ठीक, तो हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर हमको इसको इंटीग्रेट कर देना है, समाकलित कर देना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, अब यहाँ से ये क्या है, इट इम्प्लाइज dv का इंटीग्रेशन v। ठीक है, अब ये लिमिट कैसे रखी जाएंगी, v तो आया लेकिन लिमिट क्या आ गई, u to v। जो लिमिट है वो हम
हम ब्रैकेट के बाहर लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर रख देंगे। ए ऑलरेडी है हमारे पास, और डी टी का इंटीग्रेशन टी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो ये क्या हो गया, टी 0 to t। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो ये लिमिट्स हैं, इन लिमिट्स को ओपन करना है। अब कैसे ओपन करते हैं, हमेशा जब भी आप इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगाएंगे, पहले अपर लिमिट आती है, ठीक है, और माइनस करके लोअर लिमिट आती है। मीन्स यहाँ पर v की 2 लिमिट है, पहले हम v की जगह v रखेंगे और फिर v की जगह क्या रखेंगे, u रखेंगे माइनस साइन के साथ, यानी लोअर लिमिट माइनस के साथ होती है। तो हमारे पास आ गया, पहले v रखो माइनस u, ठीक है, माइनस u, ठीक हो गया, इज इक्वल टू, ठीक ऐसा ही हम यहाँ पर भी करेंगे। ये क्या है, a तो बाहर ठीक है, पहले अपर लिमिट t माइनस 0, ठीक है। अब इसको खोल दीजिए, v माइनस u इज इक्वल टू AT, ठीक है। इसको और ठीक ठाक करके लिखेंगे, इसको हम साइड चेंज कर देंगे u की, तो ये क्या आएगा, v इज इक्वल टू, इम्प्लाइज दैट का साइन लगा रही हूँ, यानी इसके बाद ये है v इज इक्वल टू u प्लस AT, और यही क्या है, आपकी गति की पहली समीकरण है, जो रिलेशन बताती है कि इसके वेग और त्वरण का समय के साथ क्या बताती है, एक रिलेशन बताती है। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन हो गई। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी इक्वेशन पे, ये तो पहली हो गई। अब दूसरी इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ भी हम यूज करेंगे। दूसरी इक्वेशन आप जानते हैं, इसको ड्राइव करना है। सेकेंड इक्वेशन आप जानते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको हमने निगमित करना है, इसको ड्राइव करना है, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आपके पास जो रिलेशन है वो किस किस के लिए, s के लिए है, वेग के लिए है, और त्वरण का इसके साथ रिलेशन है। यहाँ पर हम ले लेंगे, आप क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, यानी किसी भी वस्तु का जो वेग होता है वो विस्थापन की दर होती है, ठीक है, यानी उसमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर भी ठीक वैसे ही करना है, हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मैं पहले लिख रही हूँ इधर, ds इज इक्वल टू, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने क्रॉस, तो क्या आ जाएगा, v dt। समझ रहे हो ना, इसको 1 ले लिया इसके नीचे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर भी हमने क्या कर लेना है, ये तो आपके पास अवकलन समीकरण आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसको हमने क्या कर देना है, इन वेरिएबल्स को प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कौन है, s चेंज हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, और हमको क्या मिल रही है, वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इस s वेरिएबल को और इस t वेरिएबल को पाने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, अब इंटीग्रेशन का साइन जैसे मैंने अभी बताया, ये ds इज इक्वल टू v dt और इंटीग्रेशन का साइन। अब इसकी लिमिट्स फिर वही, ds शुरू में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, अभी विराम में है वस्तु, चलना शुरू किया तो क्या पहुंचा, फाइनल जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आया वो क्या आया, s आया, यानी जो राशि इंटीग्रेट हो रही है उसी वेरिएबल को हमने चेक करना है, उसकी लिमिट्स चेक करनी है। तो ये क्या हो गई, 0 to s। ऐसे यहाँ पर वेरिएबल कौन है, t है, t का चेंज देख रहे हैं हम, तो t क्या है, 0 से t तक ही चेंज हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, आपके पास गति की जो दूसरी समीकरण है, इसमें कहीं v नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम इस v को रिप्लेस करना है, ठीक है। और आप रिप्लेस कहाँ कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन क्या कहती है, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू u प्लस AT, यानी v की जगह हम क्या रख सकते हैं, u प्लस AT, क्योंकि इस समीकरण में कहीं भी v नहीं
इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक, अब इसको हमने रिप्लेस किया तो आपके पास ये इक्वेशन ए बोल दीजिए, इक्वेशन ए बिकम्स, क्या बनी वो इक्वेशन ए क्या बनी, इंटीग्रेशन 0 to s लिमिट ds इज इक्वल टू v की जगह हमने क्या रखा u प्लस at dt। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस dt को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और लिमिट को भी, जो लिमिट है वो दोनों के लिए है, ये इस फंक्शन के लिए भी है और इस फंक्शन के लिए भी, क्योंकि ये क्या है पूरा चेंज किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब आपने क्या किया, आप क्या करेंगे यहाँ इसको इंटीग्रेशन ऑफ t u के साथ u dt मल्टीप्लाई कर लिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कहते हैं इसको, प्लस 0 to t, इसको भी हमने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, at dt। ठीक है, ये आपके पास दो फंक्शन हो गए। ठीक, अब हमने इसका फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन में ये तो ठीक है, ds, मैं जरा ऊपर लिख रही हूँ बेटा, मैं ऊपर लिख रही हूँ इसको, यहाँ जगह नहीं है, ds का इंटीग्रेशन किया तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, s, लिमिट रख दो 0 to s इज इक्वल टू, अब देखो u क्या है, अच्छा यहाँ पर u चेंज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभ में। ठीक है, तो u को हम क्या कर देंगे बाहर ले लेंगे, और बाहर ले लेंगे फिर अंदर क्या बच गया dt, इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी उतनी ही रहेगी ना जो है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, ये हो गया u बाहर ले लिया, और dt को जब इंटीग्रेट किया तो ये क्या आ गया t, u तो बाहर आ गया, dt को इंटीग्रेट किया t, इसकी लिमिट लिख दो 0 to t प्लस a इज यूनिफॉर्म। अब देखो ये भी कांस्टेंट है, अब देखो यहाँ क्या, ये ऐसा फंक्शन है at dt का इंटीग्रेशन 0 to t, इसको यहाँ पर समझिए, a कांस्टेंट है, इट विल कम आउट, ये बाहर आ जाएगा 0 to t dt। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, dt अकेला नहीं है, 1 नहीं है, बल्कि dt के साथ t का ही कोई फंक्शन है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है, t to the power n या x to the power n, किसी भी फंक्शन का उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो x की पावर n का मतलब होता है जब ये इंटीग्रेट होगा तो ये ऐसे इंटीग्रेट होगा, x की पावर n प्लस 1, पावर 1 बढ़ जाती है, होल अपॉन n प्लस 1। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं करूँ, इसको समझना, ठीक है, यहाँ पर अगर करूँ मैं इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, तो पावर कितना बढ़ जाएगा 2 + 1, जो इंटीग्रेट करके आएगा x क्यूब 2 + 1 क्यूब अपॉन 2 + 1 3, 1/3 x क्यूब, इसका इंटीग्रेशन। ठीक ऐसा ही यहाँ पर हम जब करेंगे तो ये क्या आएगा, a t का क्या आ जाएगा, t की पावर 1 + 1 t स्क्वायर अपॉन 2 0 to t। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर लिखना है, यानी जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करके क्या आया हमारे पास, a t स्क्वायर अपॉन 2 0 to t। ठीक हो गया बेटा। अब आपके पास, अब लिमिट्स को अंदर अप्लाई कीजिए, लगाइए लिमिट्स को, पहले अपर लिमिट s - 0, s की जगह s, और फिर दूसरी बार माइनस के साथ s की जगह 0, u t - 0 प्लस ये 1/2 जो है ना, या चलो इसको ऐसे रख देते हैं, 1/2 को यहाँ बाहर ले लीजिए, 1/2 a, ये 1/2 ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अंदर लिमिट रखोगे, लिमिट क्योंकि t के लिए है तो t रहेगा अंदर, तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर, t की जगह t रखा तो t स्क्वायर ही आ जाएगा -0। ठीक, अब इसको खोलेंगे हम, इसको जब हम अंदर खोलेंगे तो s - 0 दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमको रिलेशन बताती है डिस्प्लेसमेंट में और एक्सेलरेशन में और
इनिशियल वेलोसिटी में, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है। अब हम तीसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तीसरी इक्वेशन भी आपके पास क्या होती है, पहले उसको लिख लीजिए, पहले उसको लिख लीजिए। और जो थर्ड इक्वेशन है, चल रहा है, जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, थर्ड इक्वेशन के लिए भी आपके पास क्या है, ये इक्वेशन है, ये किस किस के रिलेशन दिखा रही है, वी यू और ए के रिलेशन में दिखा रही है। तो यहाँ पर हम इसको जब हम ड्राइव करेंगे तो हम क्या जानते हैं, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। जो त्वरण होता है वो क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, ये आप जानते हैं बड़े अच्छे से। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखो जब हम इसको ले रहे हैं तो यहाँ पर कहीं एस नहीं आ रहा है, जबकि हमारे पास इक्वेशन में क्या है, एस है। यानी हमको ये चेक करनी है, इक्वेशन देखनी है कि उसमें क्या क्या टर्म्स यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, तो एज इट इज रखा, डी एस से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डी एस से नीचे भी, डिस्प्लेसमेंट से हमने चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। अब देखो आपके पास क्या आ गया, डी एस अपॉन डी टी, इसको एक साथ रखो, डी वी अपॉन डी एस, आपके पास आ गया डी वी अपॉन डी एस, और डी एस जरा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं इसको, डी एस अपॉन डी टी। और डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, आप इसको अच्छे से जानते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वी, वेलोसिटी होती है आपके पास। तो ये आपके पास आ गया वी, ये वाला चीज, ये वाली टर्म क्या आ गई, विस्थापन की दर जो है वो क्या आ गई, वी डी वी, ये तो ऐसे ही रहेगा, डी वी अपॉन डी एस। ए इज इक्वल टू, एक रिलेशन आपके पास आ गया, ए इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एस। अब फिर उसको ऐसे ही जैसे हमने पहले किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। ठीक है, अब हम इसको फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों तरफ। इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ पहले, वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एस। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट किया, ये लिमिट डीवी की लिमिट, यहाँ डीवी है वेरिएबल, डीवी की लिमिट क्या हो गई आपके पास, डीवी की लिमिट हो गई आपके पास यू इनिशियल और वी फाइनल, और यहाँ क्या है, डीएस की लिमिट 0 टू एस, 0 थी विराम में और एस डिस्प्लेसमेंट उसने तय किया, यानी डीएस की जो लिमिट हो गई वो क्या होगी, 0 टू डीएस। आपके पास क्या आ गया, वी, अब देखो वी की पावर 1 है, वी की पावर 1 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2, पावर एक बढ़ जाएगी, अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, और ये आपके पास इंटीग्रेशन की जो लिमिट हो गई वो क्या आ गई, यू टू वी इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, डीएस को इंटीग्रेट किया तो क्या है, एस, और लिमिट हो गई 0 टू एस। अब रखिए इन लिमिट्स को, आपके पास ये हो गया लिमिट्स। अब लिमिट रखिए, पहले वी की जगह वी रखना है, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, या 1/2 को बाहर ही ले लीजिए, 1/2 को बाहर ले लीजिए, तो आपके पास आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, पहले वी की जगह वी और फिर वी की जगह यू माइनस साइन के साथ, लोअर लिमिट ए और फिर एस माइनस 0। ठीक हो गया बेटे, तो आपके पास क्या हो गया, हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 यहाँ ले जा लेंगे हम, तो आपके पास आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक, अब इसको क्या कर दो, यू स्क्वायर को उधर ले जा लीजिए, तो आपके पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, यू स्क्वायर इधर जाके पॉजिटिव प्लस 2as इज ऑलरेडी, तो आपके पास क्या हो गया, ये गति की तीसरी समीकरण है जो हमने निगमित कर ली है। ठीक, यहाँ पर गति के समीकरणों को जब हम
से हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये हमने ध्यान रखना है। और टी वो टाइम पीरियड है जो उस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वहाँ पर अप्लाई होता है या वहाँ पर लागू होता है। ये सब हमने चेक करना है। आशा है आपको कैलकुलस मेथड से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।